हाँ देखो इधर। ये, हाँ सुनो, हम लोग देख रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि जैसे अगर किसी डेंसर मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। अच्छा ऊपर में क्या है, एयर है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं ओ, तो ऊपर से अगर आप देखिएगा तो इसका इमेज आपको कहाँ दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा। जब भी हम ऊपर से किसी मछली वगैरह को देखते हैं तो वो हमेशा हमको कहाँ दिखती है, थोड़ा सा ऊपर दिखती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो यहाँ आपको दिख रही है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से x डिस्टेंस नीचे है तो इमेज कहाँ बनता है, x बाई म्यू डिस्टेंस नीचे। याद है, ये जो डेप्थ है वो म्यू टाइम्स कम हो जाता है। बोलो जल्दी। तो ये सब हम लोग देख रहे थे। पानी गिरा है। जाके बोल दोगे कि इधर पानी गिर रहा है। ठीक है, हाँ देखिए, तो अगर ऑब्जेक्ट कितना डेप्थ नीचे है, एक्स डेप्थ नीचे है, तो इसका जो इमेज होगा वो एक्स अपॉन म्यू म्यू डेप्थ नीचे बनेगा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसको हम लोग रियल डेप्थ कहते हैं और इसको क्या बोला जाता है, एपरेंट डेप्थ। और जब आप डिवाइड करिएगा ना, मतलब ये हुआ कि जब आप रियल डेप्थ अपॉन क्या, एपरेंट डेप्थ करिएगा तो पता चलेगा कि वो कितना आ रहा है, म्यू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर अगर किसी कंटेनर में 12 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है ना, कहाँ तक भरा हुआ है, तो बॉटम का रियल डेप्थ जो है वो यहाँ से 12 सेंटीमीटर ना है, लेकिन आपको ये जो बॉटम है वो कहाँ दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, कुछ ऐसा 9 सेंटीमीटर। याद आया, लास्ट लास्ट तक जाते जाते मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ये बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि एक स्मॉल पिन इज फिक्स्ड, a small pin is fixed on a table and it is viewed, क्या भुनभुना कह रहे हो सब। a small pin is, बोलो, fixed on a table and is viewed from distance of कितना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका टेबल है, इसके ऊपर एक आप ऐसा पिन रख लीजिए, मान लीजिए ये पिन है, और इसको देखा कहां से जा रहा है, कहां से देखा जा रहा है, बोलो, यहां से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जा रहा है। फिर कह रहा है कि अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस कितना, 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जस्ट अबव द पिन। आपको इस पिन के ऊपर, इस पिन के ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख देना है जिसकी मोटाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग बस उसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ टेबल, हाँ ठीक है, सरफेस ऑफ द टेबल के कैसे रखना है, पैरेलल रखना है। देन इमेज ऑफ दिस पिन विल बी व्यूड एट द हाइट ऑफ, कितना आपको बताना है कि इसका जो इमेज जब आप ऊपर से देखिएगा तो ओरिजिनल पिन अब आपको थोड़े दिखेगा, इससे निकलने वाली रेज का रिफ्रैक्शन ना होगा, ग्लास से पहले हवा में आएगा तब आपको दिखेगा ये। तो रिफ्रैक्टेड रे अगर आपकी आंख तक पहुंच रहा है तो आपको इसका इमेज दिखेगा। तो यही पूछ रहा है कि इमेज बताइए कितने हाइट पर दिखेगा। तो या तो आप अपनी आंख से बता दीजिए कितना नीचे दिख रहा है, या फिर आप टेबल से बता दीजिए कितना ऊपर दिख रहा है ना। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बताइए इस सरफेस से ये ओरिजिनली कितना नीचे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ है। आप जानते हैं बॉटल हम घर ही पर ले जाके रखाए थे, तुम ठीक से देखता था।
हाँ सुनिए, इधर इधर देखिए, कहने का मतलब है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से कितना नीचे है, 15 सेंटीमीटर नीचे है। और हम जानते हैं कि अगर इसका इमेज कहीं, मान लीजिए इसका इमेज कहीं यहाँ पर बन रहा है, हल्ला नहीं करो, इमेज अगर यहाँ पर बन रहा है तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बताइए। इस डिस्टेंस को अपने से कुछ मानिए ना, कितना मान लिया जाए, x मानना चाहते हो, अगर x मान रहे हो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई म्यू, तो 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, अगर ये ग्लास है तो इसके म्यू की वैल्यू होती है 3/2, तो 3 से आप इसको काटिएगा 5 बार में जाएगा, और 2 ऊपर जाके इसको क्या बना देगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि ये यहां से कितना नीचे बनेगा, 10 सेंटीमीटर नीचे बनेगा। तो ये हो गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। और ये कितना है, अच्छा टोटल कितना था, 50 था, तो 50 में से आप ये 15 घटा लीजिए तो ये 35 ही ना है, तो ये है 35 और ये है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो या तो आप बता दीजिए कि आपकी आंख से ये 45 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा, या आप बता दीजिए कि टेबल से ये 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं ना। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हम लोग देख सकते हैं, तो वो हम अगले कॉन्सेप्ट के बाद देखेंगे। कॉन्सेप्ट है शिफ्ट ऑफ इमेज बाय रेक्टेंगुलर स्लैब। हमको ये पता करना है कि कोई भी रेक्टेंगुलर स्लैब जो है वो इमेज को कितना शिफ्ट करता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मान लीजिए कि ये कोई मीडियम है, जाहिर सी बात है कोई डेंसर मीडियम ही होगा ना हवा के रेस्पेक्ट में। यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, क्या हुआ, यहां पर तुमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो इमेज होगा वो कहीं ऊपर बनेगा। तो यहां पर मान लीजिए इमेज बना है, और ऊपर देखा कहां से जा रहा है, ऊपर से देखा जा रहा है, ऊपर से देखोगे तभी ना ऊपर शिफ्ट किया है। ये बताओ ये बताओ, ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का इमेज शिफ्ट करके इतना ऊपर गया है, इसके लिए मीडियम का कौन सा हिस्सा रेस्पॉन्सिबल है? क्या पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा मीडियम रेस्पॉन्सिबल है, कि बस इससे ऊपर वाला मीडियम रेस्पॉन्सिबल है, कि खाली नीचे वाला मीडियम रेस्पॉन्सिबल है? क्या लग रहा है आपको? बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा है मैंने। अगर ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना है तो इसके लिए मीडियम ही ना रेस्पॉन्सिबल होगा, मीडियम ने ही ना इसका इमेज यहां पर बनाया है, तो कौन सा मीडियम रेस्पॉन्सिबल, पूरा यहां से लेकर यहां तक? तो ना, कहने का मतलब है नीचे वाले से कोई लेना देना। आपको क्या लग रहा है, नीचे वाले मीडियम को हम खिसका कर अगर इतना ही बना दें, इतना ही कर देगी, हम हटा दें, तो क्या इमेज कहीं और बनेगा? अरे बोलिए ना। और वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये x होता है तो ये क्या होता है, ये x बाई, उसमें ये सब डिस्टेंस कहीं मायने रखता है क्या? कौन सा डिस्टेंस मायने रखता है? पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? तो इसका इमेज यहां बनाने के लिए मीडियम का बस ये वाला हिस्सा रेस्पॉन्सिबल है, एंड ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी आंख तक जो रे पहुंच रहा है वो इस मीडियम में बस इतना ही ना ट्रेवल कर रहा है, इधर थोड़े गया है, गया होगा लेकिन आपकी आंख तक तो नहीं ना पहुंचेगा। अरे बोलिए। तो इसका मतलब हुआ कि हम इस ऑब्जेक्ट के नीचे वाला मीडियम मिटा भी देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करो ना, जब फर्क नहीं पड़ेगा तो मिटा दो, फिर बोलो जल्दी मिटा। ठीक है, मैं ड्रॉ कर, जा जा कौन सी होता है, जा जा बोलने लगा था। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो नीचे वाला मीडियम मिटा दीजिए, आप बस इतना ही मीडियम रखिए, नीचे आप एक्स्ट्रा मीडियम जोड़िएगा भी कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बाबू, तो इसका मतलब हुआ हमने ये सीखा, शांत रहिए, चुप, हमने ये सीखा कि अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर मीडियम का इतना मोटा कोई लेयर रखा रहे, बोलो, तो यही लेयर ना इसका इमेज यहां बनाएगा। तो चलिए काम करते हैं, मान लेते हैं ये कोई मामूली मीडियम ना हो के,
मान लीजिए ये जो मीडियम है, मान लो कोई ग्लास का स्लैब है, तो ग्लास के इसी स्लैब ने ना इसका इमेज यहां बनाया है। तो मान लिया जाए ग्लास के स्लैब का जो थिकनेस है, सुनो बाबू, सॉरी, ग्लास के स्लैब का क्या बोलो, ये जो थिकनेस है उसको हम लोग कितना मान लेते हैं? हम लोग अगर टी मान लें तो बताइए ये जो इमेज होगा वो कहां बनेगा? तो टी बाई म्यू डिस्टेंस ही ना नीचे बनेगा। अरे यार, जब ये एक्स हुआ करता था तो ये एक्स बाई म्यू था, अब की बार ये क्या है? टी है, तो ये टी बाई म्यू हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि ग्लास के स्लैब ने इमेज को कितना शिफ्ट किया है, इतना ही ना शिफ्ट किया है। इस शिफ्ट को हम लोग डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। और किताब में तो मैंने बहुत प्रॉपरली सॉल्व किया है, किताब में मैंने तो पूरा ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट लगा के इसको डिराइव किया है, लेकिन हम इसको एकदम शॉर्टकट में करेंगे क्योंकि वो डेरिवेशन कहीं पूछने वाला नहीं है। बताइए, अगर आपको ये शिफ्ट पता करना है तो उसके लिए आप क्या करिएगा? आप इसमें से इसको घटा लीजिए। तो बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? टी है, और ये कितना है? टी बाई म्यू है। तो ये हो जाएगा टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? याद कि एक टी थिकनेस का ग्लास स्लैब, कितने थिकनेस का? टी स्टैंड्स फॉर थिकनेस। टी थिकनेस का ग्लास स्लैब, मेरी आवाज जो है क्लियरली ऑडिबल है? ठीक है। टी थिकनेस का ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। बताइए वो इमेज को कितना शिफ्ट करता है? डेल्टा टी में जान गया, डेल्टा टी। अरे तो कितना शिफ्ट करता है? टी इंटू 1 माइनस 1 अपन इतना शिफ्ट करता है। क्लियर है? अब हम इस सवाल को ना, ये जो हमने किया था, इसको हम इस फॉर्मूले से भी बना सकते थे, और हम चाहते तो डायरेक्ट ये शिफ्ट निकाल सकते थे। तो बताइए शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। बताइए टी की जगह पे 1 माइनस 1 बाई म्यू का मतलब हुआ 3/2 को उल्टा कर दीजिए, 2/3 हो जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर 3 माइनस 2/3 होगा ना, मिला जुला के ये तो 1/3 आ रहा है। 1/3 का मतलब हुआ 5 सेंटीमीटर, नहीं हुआ? तो डायरेक्ट शिफ्ट भी मिल जाएगा। अरे तो शिफ्ट अगर 5 सेंटीमीटर पे हुआ है तो आपको अब 45 सेंटीमीटर नीचे ही ना दिखेगा? ये आप ये भी कर सकते थे। बोलिए। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़े। अब सुनिए, कहानी में अब 3 ग्लास स्लैब है, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, μ1 μ2 और μ3 है। ठीक है, थिकनेस भी अलग अलग है, T1 T2 और T3 है। एकदम चिपका के रखा गया है एक ऑब्जेक्ट को, एकदम चिपका के हम देख भी रहे हैं, आंख सटा के देख रहे हैं, कहीं कोई गैप नहीं है। तब आपको बताना है कि इन तीनों ने मिलके इसके इमेज को कितना शिफ्ट किया होगा। इतना तो कंफर्म है कि रिफ्रैक्शन 3 जगह होने वाला है। पहला कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा बाबू, एकदम चिपका के रखा हुआ है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रेन निकलते ही ग्लास में एंटर करेगा, वैसा नहीं हवा से ग्लास में जा रहा है, ऑब्जेक्ट से निकलते ही कहाँ जाएगा? हाँ, ग्लास में। अगर हमने चिपका के रखा है तो एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा। अरे बोलो ना। हाँ, तो मतलब तीनों अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टोटल शिफ्ट चाहिए तो आराम से आप तीनों के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। सबसे पहले बताइए ये इसको कितना ऊपर खिसकाएगा? अरे तो टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू वाला फॉर्मूला लगाओ। टी की जगह पे T1 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस ये कितना शिफ्ट करेगा? T2 1 माइनस 1 अपॉन μ2, ये कितना शिफ्ट करेगा? बोलो, इधर ही लिख दो, जगह है। हाँ, T3 1 माइनस 1 अपॉन, तीनों ने मिलकर शिफ्ट किया। क्लियर है ये? लेकिन अगर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट डाला जाए और मैं सबको अलग अलग कर, देखो थिकनेस अभी भी वही T1 T2 T3, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस अभी भी μ1 μ2 μ3,
लेकिन अब की बार हमने सबको थोड़ा हटा हटा के ड्रॉ कर दिया। ऑब्जेक्ट को भी यहाँ हम देख भी थोड़ा ऊपर से रहे हैं, इनके बीच में भी गैप आ गया। आपको बताना है कि अब जो इमेज में शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, शिफ्ट तो होगा, होगा बाबू? हाँ, ऊपर की तरफ। क्या अभी भी वो इतना ही होगा कि कुछ ज्यादा होगा कि कुछ कम होगा? क्या कहते हो? कितने लोगों का दिल ऐसा कह रहा है कि इतना ही होगा? इतना ही, मतलब अंदर से एक आवाज नहीं आता है, लग रहा है सर उतना ही होना चाहिए आपके दिल से। कोई है जो एक्सप्लेन कर पाएगा? और इसका सही जवाब मैं बता दूं, शिफ्ट उतना ही होगा। हाँ बोलो। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, वो इमेज को शिफ्ट। अच्छा, ये लड़का बोल रहा है कि सर तब एक काम करिए, आपको अगर बहुत कंफ्यूजन है तो आप इनको भी, क्या तो लड़की की तरह एकदम मुंह छुपा के बात कर रहा है, हद हाल है यार, मुंह छुपा के बात कर रहा है। उससे बढ़िया है मास्क लगा के बैठो। चलिए देखिए, इधर देखिए, बात ऐसा है, कहाँ चला गया वो लड़का? कह रहा है कि सर अगर आपको मानने का ही मन है तो आप इसको भी एक स्लैब मानिए ना, इसको भी एक स्लैब मानिए, आप इसको भी एक स्लैब मानिए। एक काम करिए, तब आप इसको भी क्या मान लीजिए, एक स्लैब, इसको भी क्या मान लीजिए। अब मान लीजिए कि ये सब स्लैब जो है वो किससे बना है? हवा से बना, एयर से बना है। तो ये और ये तो इतना ही ना शिफ्ट करेगा। बाकी अब जो शिफ्ट करेगा वो कौन करेगा? वो ये करेगा, ये करेगा, ये एयर करेगा। तो किसी एक स्लैब को हम लोग उठाते हैं, इसी को उठा लें कि आखिर ये कितना शिफ्ट करेगा। तो इस थिकनेस को हम लोग कितना मान ले? बोलो, x मान ले। चलिए, उसने कहा सर x मान लीजिए, तो हम अलग से पता कर लेते हैं कि ये इमेज को कितना शिफ्ट करेगा। तो बताओ डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, टी। तो टी का मतलब क्या हो गया? ए 1 - 1 अपन म्यू। अब बाबू इसके म्यू की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1 - 1 कितना? ओ माय गॉड, ये कोई शिफ्ट, ये भी कोई शिफ्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। अरे तो यही तीनों ना करेगा, और ये तीनों इतना ही करेगा। इसका मतलब है कि आप एकदम सटा के देखिए या चाहे थोड़ा हटा के, शिफ्ट पर असर नहीं पड़ेगा, शिफ्ट पर असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए ठीक, आप देख लीजिए। हाँ, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, देखिए जल्दी। सुनिए, अब एक मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि इस कमरे में पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा यहां तक भरा हुआ है, यहां तक ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। और मैंने क्या किया कि पानी में कहीं नीचे, कुछ एच हाइट नीचे, एक बल्ब जला दिया। बल्ब में से लाइट निकलेगा, चारों तरफ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, पानी का जो सरफेस होगा, क्या पानी के सरफेस के हर पॉइंट से लाइट निकलेगा? आप मेरा सवाल ही नहीं समझ पाए, फिर से बताता हूं। मेरे कहने का मतलब, बल्ब आप जला रहे हैं, कोई पानी वानी अभी मत मानिए, तो बताइए वो लाइट निकल के कमरे के हर पॉइंट तक जाएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। लेकिन हमने पानी भर दिया आधे कमरे में आधे हाइट तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब हमने कहीं इधर नीचे बल्ब जलाया, क्या लग रहा है, क्या इससे निकलने वाला लाइट जो है, जैसे यहाँ पर हम पानी मान रहे हैं, तो क्या यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ हर जगह से निकलेगा? ऐसा नहीं होगा। तो क्या कह रहे हो, रे निकलेगा ही नहीं, वो पानी में से निकलेगा ही नहीं। तो मैं इसका सही जवाब बताता हूं, आंधरा का लाठी नहीं, सही जवाब बताता हूं। जो रे ऑफ लाइट, जो रेज होंगी ना, वो पानी के सरफेस के हर पॉइंट से नहीं निकलेंगी, वो हाँ ठीक है, वो सिर्फ निकलेगा एक सर्कुलर रीजन से, सर्कुलर स्पॉट से। ऊपर से देखा जाएगा ना, ऊपर से देखोगे तो बस लगेगा कि एक ब्राइट कलर का सर्कुलर
स्पॉट बन रहा है, बाकी पानी एकदम आपको अंधेरा अंधेरा दिखेगा अगर बाकी कहीं कोई लाइट नहीं जल रहा है तो। इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक कि किसी स्टेज पर अगर कोई परफॉर्म कर रहा होता है तो एक स्पॉट लाइट डाला जाता है, तो बस आपको जहां लाइट डाला जाता है उतने ही दूर ब्राइट स्पॉट दिखेगा, बाकी उसके बगल में सब क्या दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। आप समझ रहे हैं? अगर पीले कलर का बल्ब आपने जलाया है ना तो आपको पानी का सरफेस पर पीले कलर का एक सर्कुलर स्पॉट दिखेगा, बाकी कहीं से आपको लाइट निकलता हुआ नहीं दिखेगा। जबकि बाकायदा आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसको तो हर जगह से निकलना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यही है वो पानी का सरफेस और यहीं पे जलाया है हमने बल्ब, ठीक है बाबू? तो आप बताइए कि ये डेंसर मीडियम ना हो गया, ऊपर रेयर मीडियम हो गया, तो जो रे ऑफ लाइट सीधा गया उसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है निकलने से। जो सीधा गया वो निकल जाएगा बाहर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो यहां से निकला क्या लग रहा है, सीधा थोड़े निकलेगा, थोड़ा इधर ना घूमेगा। बहुत अच्छा, जो यहाँ थोड़ा ऐसा घूमेगा और बाबू एक ऐसा भी समय आएगा, एक ऐसा भी कि वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। अब लीजिए सरफेस, आपको ये चीज दिख रहा होगा कि ये एंगल लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कभी ना कभी हर पेयर ऑफ मीडिया का एक क्रिटिकल एंगल होता है, कभी ना कभी ये एंगल क्रिटिकल एंगल तक पहुंचेगा। इसके बाद वाला रे बताओ क्या होगा? अरे वो अंदर ही ना रह गया, यहां से अब रे ऑफ लाइट निकलेगा क्या? बताइए, क्या यहां से रे ऑफ लाइट निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। रे ऑफ लाइट सिर्फ कहां तक निकल पाया? यहां तक। सुनो, यहां तक निकल पाया। नहीं समझ में आ रहा है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ना हो गया ये, और अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अब ये रेज बाहर नहीं निकलेंगे। बोलिए जल्दी। तो रे बस यही से ना निकल पाएगा, यही से ना निकल पाएगा। ये कहाँ निकाल दिया मैंने? हाँ, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। मेरा दिल, हाँ सुनिए, अब मान लीजिए ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बल्ब जलाया है। अरे बोलो। हाँ, तो यहाँ से तो निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, और ये जो मेरी घड़ी है वहीं पे जाके बन रहा है क्रिटिकल एंगल, तो इसके बाद वाला निकलेगा क्या? वो अंदर ना चला जाएगा। तो लाइट मान लो यहाँ से यहाँ तक ही ना निकल पा रहा है, तो जहां से लाइट निकल रहा है वही जगह ना आपको लाइटेड दिखेगा। अरे बोलो ना। हाँ बाबू, अब मान लो कि ये 1 मीटर है, तो यहां से कितनी दूर तक लाइट निकला है? उसके बाद अब लाइट निकलेगा नहीं, लाइट अंदर रह जाएगा, ये जगह आपको अंधेरा दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि खाली 1 मीटर इधर तक निकलेगा, कि 1 मीटर इधर तक भी निकलेगा? अब लीजिए, अरे इधर भी तो वही ना कहानी होगी, इधर भी 1 मीटर दूर जाने के बाद रे ऑफ लाइट सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। तेरे की तो 1 मीटर इधर तक लाइट निकला है, 1 मीटर इधर तक भी, 1 मीटर इधर तक भी लाइट निकलेगा, 1 मीटर इधर तक भी लाइट। आपको नहीं लग रहा पूरा 1 मीटर का एक सर्कुलर, 1 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर इलाका होगा जिस इलाके से लाइट निकलता हुआ आपको दिखाई देगा? क्लियर है? हाँ, तो सवाल में, और खास तौर पे सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड ने बस इतिहास में 1 साल ही इससे सवाल पूछा है, और मैं बता सकता हूं कि वो साल कौन सा होगा। आइए, सवाल क्या पूछा जाता है? शांत हो जाइए। सवाल ये पूछा जाता है ना कि ये जो यहां तक लाइट निकला था बाबू, ओए रे, यहां से लेकर यही तक ना निकला है, तो पूछा जाएगा बताइए इस सर्कुलर रीजन का रेडियस कितना होगा, बताइए इस सर्कुलर रीजन का एरिया कितना होगा। मेन मकसद तो हमारा रेडियस निकालना ही है। बोल दो हाँ। रेडियस निकल गया, एरिया तो हम पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेंगे। तो हमको एक्चुअली ये वाला रेडियस पता कर लेना है। तो बताइए ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां पर एंगल क्रिटिकल एंगल बना था। बोलो ना।
तो पोल से इस जगह को मिलाने वाला जो लाइन होगा या पोल से इस जगह का जो डिस्टेंस होगा वही ना रेडियस होगा। तो आइए इसको हम लोग इस फोटो को बढ़िया से बनाते हैं। और मान लिया जाए कि किसी कंटेनर में कोई भी डेंसर मीडियम भरा हुआ है, पानी भर सकते हैं आप, मन करे तो पूरा का पूरा ग्लास ही है ये, अरे बोलो ना, ग्लास का ही सिलिंड्रिकल स्लैब है। यहां से h हाइट नीचे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, बोलिए बाबू। अब क्या है कि इसमें से जो सीधा लाइट निकलेगा वो तो निकल के, अरे बोलो ना, निकल के चला जाएगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। कहां तक निकलेगा बताइए? जब तक ये एंगल क्रिटिकल एंगल ना हो जाए, उसके बाद नहीं निकलने वाला है, वहीं तक हमको रुक जाना है। तो एक काम करते हैं, मान लिया जाए कि ये जो हमने लाइट भेजा, बोलो बाबू, हाँ नॉर्मल तो ड्रॉ करोगे ना। अब मान लो ये क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल पे लाइट रे कैसा हो जाता है? पैरेलल टू द सरफेस हो जाता है। और जाहिर सी बात है ये एंगल कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल है। नहीं समझ में आया? अच्छा एक और बात है, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्या होगा? अरे यार ये जेड बन रहा है, जेड बनता है तो एंगल सेम नहीं होती है क्या? तो वो भी तो क्रिटिकल एंगल ही ना होगा। हाँ, तो बताओ किस सर्कुलर स्पॉट से लाइट निकलेगा? हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक सर्कुलर स्पॉट ड्रॉ कर लें, बोलो बाबू। तो एक्चुअली में देखा जाए तो हमको यही वाला ना रेडियस निकालना है। बहुत बढ़िया। अब आप इस पॉइंट पे थोड़ा स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ μ1 sin I बराबर μ2 sin R, μ1 sin I बराबर μ2 sin R। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ μ1 की जगह पे मन करे ऊपर वाला लो, मन करे नीचे वाला, चलो नीचे ही वाला लेते हैं। क्या है? μd sin IC। तो μd sin IC बराबर μr sin कितना डिग्री? अरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री ना है, तो ये हो जाएगा आपका μr sin 90 डिग्री। ठीक है, sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हम लोग इसको 1 लिखेंगे, हम μd को नीचे लेके जाएंगे, sin IC इज इक्वल टू हो जाएगा μr अपॉन, और एक सही बात बताऊं तो ये तो हमको याद है, क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है म्यू ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन म्यू ऑफ डेंसर मीडियम होता है। क्या बोलते हो? तब मन करेगा तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, स्नेल्स लॉ ना लगाने का मन करे तो। अब सुनिए, हमको ये रेडियस चाहिए। क्या चाहिए? तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जिस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है और ये बेस का रोल प्ले कर रहा है। कौन से एंगल के लिए? आईसी के लिए। अरे यार आईसी के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? ये बेस है। आप बताइए वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता है? अरे वो तो tan है। तो हम लोग लिखेंगे tan IC इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई R बाई, लेकिन थोड़ा सा से किच कर गया। अरे यार हमको चाहिए था tan IC और यहाँ आया है sin IC। तो 10वां क्लास में ये हम खूब किए हैं। वो हमको साइन थीटा बराबर दे देता था 3/5, तो बोलता था कि tan थीटा कितना होगा, cos थीटा कितना होगा। तो सबसे अच्छा तरीके तो बहुत सारे हैं, सबसे बढ़िया और शानदार तरीका ये है कि एक काम करिए ना, अपने से आप एक ट्रायंगल इमेजिन कर लीजिए और आप इसको मान लीजिए क्या? IC। तो बाबू साइन IC बराबर दिस बाई दिस है, का मतलब ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? म्यूआर है। हाइपोटेनस कितना है? म्यू डी। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा अंडर रूट दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर। ये सब आता है ना, ये तो हम लोगों ने बचपन में ये इन सब से खेल के छोड़ दिया है हम लोग। तब तो बताइए म्यू डी का म्यू आर हो जाएगा। अब इस फोटो को देख के क्या हम लोग tan नहीं लिख सकते हैं? tan विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब हुआ tan IC की जगह पर हम लिखने वाले हैं म्यू आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू डी का स्क्वायर माइनस म्यू आर का स्क्वायर बराबर R बाई एच। समझ में आई बात? अब हमको करना क्या है भाई? अरे हमको R ही तो निकालना है। H को उधर लेके जाइए, तो H को उधर लेके जाइएगा
R will become H into mu of rarer medium upon under root mu of denser medium का स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ रेयरर मीडियम का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली डिराइव तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन याद करने के लिए ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट 99.99% केस में रेयरर मीडियम के रूप में आपको क्या देगा, एयर देगा, तो म्यू आर कितना हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा। और तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कितना ले लेते हैं, म्यू ले लेते हैं, कि ऊपर वाला तो 1 ही हो गया ना, नीचे वाले को नॉर्मल म्यू ही ले लेते हैं। क्या बोलते हो? तो उस केस में बताओ रेडियस कितना मिलेगा आपको, h इंटू म्यू ऑफ रेयरर मीडियम 1, बगल में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट म्यू ऑफ डेंसर मीडियम कितना, म्यू स्क्वायर और माइनस 1। हाँ, तो ये याद रखिएगा आप, अगर आपको मन करे तो ऑब्वियसली आप ये भी रट लीजिएगा। लेकिन IIT एडवांस ने बस 1 साल इससे का सवाल पूछा है कि ऊपर वाला मीडियम और नीचे वाला मीडियम दोनों, माने हवा दोनों में से कोई नहीं था, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर एक मीडियम हवा हो जाए और बोर्ड वोर्ड में एकदम गारंटी है, नहीं गारंटी यार बेकार चीज है, CBSE के लिए कोई गारंटी नहीं। CBSE का बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, NCERT में स्पेशली दिया हुआ है। ठीक है, तो बाबू बोर्ड में वो आप समझिएगा कि यही वाला फॉर्मूला आपसे यूज कराएगा। ऊपर वाला मीडियम आपको कौन सा दे देगा, हवा दे देगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया, आगे बढ़े। और तुमसे अगर इसने एरिया पूछ लिया तो क्या हम घबरा जाएंगे? हम लोग क्या करेंगे, हम पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। पाई तो पाई है, आर स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस, तो ये तो मत ही याद करना यार, एक के वो कॉन्सेप्ट में कितना चीज याद करेंगे हम लोग ये याद करके चले जाएंगे, एच अपन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, जरूरत पड़ेगा तो पाई आर स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। क्या बोल रहे हो? बढ़िया बात है, आगे बढ़े। क्या ये दोबारा समझना है? वंस मोर वाली बात है इधर? चलिए ठीक। सवाल पूछा 2018 में, पगला गया था बिहार बोर्ड। तुमको लग रहा है ये सब बना होगा? जो लोग खाली बिहार बोर्ड पढ़ाते हैं उन लोगों के सिलेबस में ये सब कॉन्सेप्ट, क्या बाबू? हाँ, वो ऑब्वियसली बनाया होगा। क्या बात करते हो? हाँ सुनिए ना, इधर देखिए ना, तो मैं कह रहा हूं कि ऑफिस शांत हो जाइए कृपया। ऑफिस एक मछली एट डेप्थ ऑफ कितना, रूट अंडर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए कि पानी का सरफेस है और कुछ क्या कहा जाता है, शांत रहिए, कुछ जो है ना हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे अभी इस सवाल के जरिए, तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। एक मछली जो है वो बताइए कितना हाइट नीचे है, तो दिया हुआ है अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। अब सवाल सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंड इट कैन सी, हाँ इट कैन सी का मतलब हुआ मछली सिर्फ देख सकती है, इट का मतलब मछली, हाँ मछली की बात हो रही है तो मछली है ना, मछली देख सकती है ओनली थ्रू अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ वाटर सरफेस। अरे बोलो ना, तो मछली जो है ना वो जब ऊपर देखेगी ना, आपको क्या लग रहा है, ऊपर मान लीजिए अथाह समंदर है, तो आपको मछली को समंदर के हर माने समुंदर के सरफेस के हर पॉइंट से क्या दुनिया दिखेगी क्या? ना, ऐसा नहीं होगा। उसको ना ऐसा लगेगा कि ऊपर जो है एक ढक्कन टाइप का बना हुआ है, आप समझ रहे हैं, और बस उसी ढक्कन के थ्रू उसको दुनिया दिखेगी, आप समझ रहे हैं। बाकी वो चाहेगी कि वहां से हम देख लें तो वहां उसको नहीं देगा, वहां अंधेरा दिखेगा। बस ऐसा आप समझिए ना कि जैसे, शांत रहिए, मान लीजिए कि जैसे ये जो सरफेस है, सरफेस ऑफ छत है, इसकी वजह से, शांत हो जाइए, इसकी वजह से क्या आपको बाहरी दुनिया दिख रही है ना, लेकिन अगर बीच में मैं वो देखिए ये छेद है, तो मैं अब इसमें से देखूंगा तो बाहरी दुनिया दिखेगी कि नहीं? हालांकि नहीं दिख रही है क्योंकि ऊपर करकट है,
तो मान लो कि ऐसा नहीं होता, कोई करकट नहीं होता, तो उसके जरिए हम बाहरी दुनिया देख सकते थे कि नहीं? शांत हो जाइए ना। बाहरी माने कम ही देखते हैं, लेकिन उसी के थ्रू ना हम देख पाएंगे। मछली के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको लग रहा होगा कि जैसे छत गायब कर ले और पूरी दुनिया देख ले, ऐसा नहीं होता है मछली के साथ। ऊपर दिखेगा कि ढक्कन है और उसी ढक्कन के थ्रू अब वो जितनी दुनिया देख पाए। अब मछली जैसे जैसे मूव करेगी, ढक्कन भी उसके साथ साथ मूव करेगा। ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन भी बहुत सिंपल है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने ये तो पढ़ लिया कि मछली से अगर रे ऑफ लाइट निकलेगा, शांत हो जाइए, तो रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट जो है, क्या लग रहा है, हर जगह से निकल पाएगा क्या? मछली से निकलने वाला लाइट हर जगह से नहीं निकल पाएगा। आप समझ रहे हैं? तो बाबू, मछली तक पहुंचने वाला भी जो लाइट है, मछली तक भी, रुक जाओ, मछली तक पहुंचने वाला भी, मछली से निकलने वाला लाइट बस इसी रीजन से ना निकल रहा है, तो मछली तक, मछली की आंख तक पहुंचने वाला लाइट भी हर जगह से एंटर नहीं करेगा। सुनिए, मछली की आंख तक अगर आपको लाइट पहुंचाना है ना, तो जिस तरीके से निकला है उसी डायरेक्शन को रिवर्स करके हम पहुंचा सकते हैं। हम ऐसे भेजेंगे तो मुड़ के मछली की आंख तक पहुंचेगा। आप सोचिए कि हम यहां से कोई लाइट भेज दे और मछली की आंख तक पहुंचा दे, ये औकात आप में नहीं है। आपको मछली की आंख तक अगर लाइट पहुंचाना है तो इसी सर्कुलर स्पॉट के जरिए आप भेज के पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे भेजिएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे भेजिएगा, सीधा भेजिएगा, सीधा चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो आप बताइए कि दुनिया से आने वाली लाइट मछली की आंख तक क्या हर जगह से एंटर करके पहुंच जा रहा है? ना, बस इसी सर्कुलर स्पॉट में वो एंटर करेगा तो इसकी आंख तक, यानी मछली पूरी दुनिया को बस इस सर्कुलर स्पॉट के जरिए ही देख सकती है। क्या बोल रहे हो? हाँ, और इसका रेडियस बताइए, इसका रेडियस बताइए। रेडियस कितना होता है? h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन ने h की वैल्यू दी है, हम यहाँ पे अंडर रूट 7 रख लेंगे, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। म्यू की वैल्यू नहीं दिया है तो क्या है? ये नहीं दिया है। मैं बिहार बोर्ड 2018 में मजाक नहीं करेगा। दिया है कि ये जो कुछ भी है 4/, तो क्या है? पानी ही तो है, पानी है। तो क्या हम यहाँ 4/3 यहाँ रूट अंडर 7 रख के फिर कैलकुलेट कर लेंगे? व्हाटएवर आपका जो भी आंसर आ जाए। क्लियर है? अब एक और बात सुनिए, इधर देखिए। ये जो रेडियस है, यानी मछली जिस ढक्कन के जरिए दुनिया को देख रही है, वो रेडियस डिपेंड करेगा कि मछली कितना नीचे है। वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है ना। तो हाइट जितना ज्यादा होगा, और यहाँ हाइट वर्ड कहना ठीक नहीं रहेगा, डेप्थ कहिए। मछली जितना नीचे रहेगी, एच जितना ज्यादा रहेगा, रेडियस भी उतना ही। जैसे जैसे मछली नीचे जाएगी ढक्कन बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे मछली ऊपर आएगी ढक्कन छोटा होता जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ। अब सुनिए, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो जगहें मछली मारने के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती हैं। आप जानते हैं कि समंदर जो है वो इवन नहीं है, कहीं कम गहरा है तो कहीं, बोलो ना, ज्यादा गहरा है। जैसे यहाँ पर समंदर की गहराई कम है और यहाँ पर ज्यादा है। बोलिए। तो मैं बता रहा हूं कि कहाँ मछली मारना आपके लिए ज्यादा आसान है। दो भी रीजन रहेगा। कहाँ? समुंदर जहां थोड़ा गहरा है वहां, कि समुंदर जहां थोड़ा छिछला है वहां? जहां थोड़ा कम गहरा है वहां। तो यहां पर सुनिए, यहां पर अगर मछली है, शांत रहिए, यहां पर अगर मछली है, ठीक है, आप आगे चल के क्या बन जाए किसको पता है? नाई बन जाए, बढ़ई बन जाए, मछली मारने लगे, सब पता होना चाहिए ना। अब तुम लोग बोलोगे कि सर हम लोग कहाँ जाएंगे समुंदर में मछली मारने, हम लोग तो कोहड़ा नदी में मार लेते हैं। नहीं, समंदर की बात हो रही है।
तो मछली अगर यहाँ है, हाइट बहुत कम है कि नहीं, तो दुनिया को देखने के लिए जो ढक्कन होगा वो बहुत छोटा होगा। बहुत छोटे से ढक्कन से वो अब दुनिया देख पा रही है। तो आपका जो जहाज है, जिस जहाज से आप मछली मारने जाइएगा, उस जहाज को आप बहुत नजदीक तक लेके जा सकते हैं। मछली को आपका जहाज नहीं दिखेगा। अरे यहां से कोई ऐसा लाइट नहीं जाएगा जो मछली की आग तक, आप समझ रहे हैं। लेकिन बाबू शांत रहिए, आप ज्यादा नजदीक तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें जहां थोड़ा गहराई, तो ढक्कन भी तो बड़ा है, यानी कि आप बहुत दूर रहिएगा तभी मछली आपको देख लेगी। आप बहुत ज्यादा नजदीक तक नहीं जा पाएगा। इतना बड़ा जाल नहीं है 1.5 किलोमीटर लंबा कि फेंक के उसको पकड़ ले, आप समझ रहे हैं। तो एक तो गहराई कम होने से ये हुआ कि, और ऊपर से मछली को आपको दिखाई, मछली आपको देख नहीं पाएगी, आप ज्यादा नजदीक तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहें होती हैं मछली मारने के लिए सबसे बढ़िया। क्लियर है, आगे बढ़े। ये सीबीएसई ने पूछा है, ठीक है। पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस, तो कोई लाइट का सोर्स है, नाम दे दिया उसको क्या, एस, इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कोई है सिलेंडर बेचारा, उसी के बॉटम के सेंटर पर देखिए आपने इसको रखा है। बोलिए, अच्छा इसका रेडियस भी दिया है क्या, रेडियस कितना दिया है? हाँ, तो इसका क्या यूज होगा हमको तो नहीं पता है, लेकिन चलो ठीक है, ये हो गया। और बताइए ये कितना नीचे रखा हुआ है? नहीं, वाटर इज फील्ड एट द, अरे सिलेंडर कंटेन्स क्या, वाटर एट द हाइट ऑफ, तो कहने का मतलब है एच की जगह पे हम ये 7 सेंटीमीटर ही ना लेंगे। बोल रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम एंड कैलकुलेट। ऑब्वियसली रे डायग्राम ड्रॉ करके ही ना कैलकुलेट कर पाएंगे हम इसका रेडियस। अभी हम लोग वही ना कर रहे थे यहाँ पे, यही ना किए थे हम लोग। एग्जैक्टली ऐसा ही फोटो आपको बना के और यही सारा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। बस आप डायरेक्ट म्यू ऑफ रेयरर मीडियम की जगह पे क्या रखिएगा, 1, और यहाँ म्यू रख दीजिएगा, तो 1/म्यू डायरेक्ट आ जाएगा। अरे बोलो ना, तो डायरेक्ट यही तक आप आइएगा ना, तो आपको मिल जाएगा h/√μ² - 1। ठीक है, तो ये सब हमसे ये करने को कह रहा है। अरे हो जाएगा, चलो। मैंने रे डायग्राम ड्रॉ करके कैलकुलेट करके अल्टीमेटली बताना क्या है, तो एरिया तक बताइएगा, तब जाके ये सीबीएसई आपको कितना नंबर देगा, 2 नंबर। क्या हो जाएगा ना, ये भी पढ़िएगा। एग्जैक्टली सेम सवाल है, डेटा में भी अलग हो लेकिन सेम सवाल है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिराज की। किसकी? हाँ, एकदम शांति के साथ शांत होके सुनिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है मिराज। मिराज का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या कोई एक आदमी हाथ उठा के समझा? क्या बाबू? फाइटर जेट मिराज सुन लिया है, ठीक है। खाली मार धाड़ के चक्कर में ही सब रहता है। हाँ, वो बोल रहा है रेगिस्तान में रेगिस्तान का मोह माया। अच्छा बैठो, मैं बता रहा हूँ। रेगिस्तान तक वो सही बोला था, बाकी मोह माया अब वही समझे। रेगिस्तान में, शांत हो जाइए, रेगिस्तान में जब तपती गर्मी हो तो आप जब दूर देखिएगा ना, आपको एहसास होगा पानी है। नॉट ओनली द पानी, बल्कि आपको एहसास होगा पूरा का पूरा समंदर है। अथाह समंदर आपको दिखेगा, नीले कलर का पानी एकदम ऐसा हिलता डुलता दिखेगा। तो आप सोचिएगा कि चलते हैं थोड़ा समंदर में नहा लेते हैं। आप चलते जाइएगा, समुंदर भी चलता जाएगा। रेगिस्तान खत्म हो जाएगा, समुंदर खत्म नहीं होगा। भाड़ में गया रेगिस्तान। नॉर्मल आप रोड पे गर्मी के दिनों में आप गाड़ी से जा रहे होइएगा, बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, तो अभी बताइएगा, मैं पूछूंगा तो कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया। जब आप चल रहे होंगे ना गाड़ी से, तो आप देखिएगा कि आगे अगर कोई गाड़ी जा रहा है तो आपको लगेगा कि वो गाड़ी
नहीं, गाड़ी हिल, गाड़ी गाड़ी के, वो गाड़ी जो है उसके नीचे पानी है, रोड पे पानी का एहसास होगा आपको। ऐसे सूखे रोड में नहीं, लेकिन कहीं गाड़ी वाड़ी दिखेगा ना तो आपको एहसास होगा कि वो पानी में, आपको भी लगेगा कि लग रहा है वहां हम पहुंचेंगे तो हमको भी पानी मिलेगा, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा। ये कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? बहुत लोगों ने किया होगा। इधर का पूरा बाजार साफ है। ठीक है, अगली बार जब ऐसा हो तो जाके ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। और हम चाहे तो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही आ गया क्या? ये रुको रुको रुको, शांत रहो शांत रहो, साफ होने दो। ये आपको दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है? ये रेगिस्तान है, आई तुमको पानी दिख रहा है। तुम्हारा दिल एकदम मानने को तैयार नहीं होगा कि वो पानी नहीं है। कोई है जो कह रहा है कि ना सॉरी पानी नहीं है? ऐसा कोई है? दिल से पूछिए, वो तैयार नहीं है। दिमाग वाले अब आपको बोल देगा, लेकिन आपका दिल मानने को तैयार है कि वो पानी नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, ये पानी नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइएगा तो ये पानी भी भागता जाएगा। आप समझ रहे हैं? कहीं कोई पानी इधर नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? इस मिराज की वजह क्या है? क्यों हमको पानी का आभास होता है लेकिन एक्चुअल में वहां पानी नहीं होता है? ये जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो देखेंगे। ठीक है, जाइए।